गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास के बढ़ते क्रम में आज हम शेरशाह सूरी के साम्राज्य विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने इनके जीवनी के बारे में पढ़ा है, तो निश्चित रूप से अगर आप उन वीडियो को नहीं देखें उस वीडियो को, तो निश्चित रूप से उसको पहले देख लीजिए, जिससे कि आपको कनेक्शन करने में बहुत आसानी होगा। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा और छोटा वीडियो होगा। इसमें बहुत अच्छा से हम साम्राज्य विस्तार के बारे में जान पाएंगे। तो चलिए हम पॉइंट वाइज देखेंगे कि शेरशाह सूरी, जैसा कि आप जानते हैं, 1526 ईस्वी में जब मुग़ल सत्ता की स्थापना भारत में हुआ और बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं अगला उत्तराधिकारी बना, किस प्रकार से शेरशाह ने अपनी शक्ति को बढ़ाया और हुमायूं को उनके राजगद्दी से विहीन कर दिया। तो उस शेरशाह सूरी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर शेरशाह सूरी के किसी साम्राज्य विस्तार के क्रम में पहला युद्ध को अगर देखें तो वह युद्ध था सूरजगढ़ का युद्ध। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध था। ये 1534 ईस्वी में लड़ा गया और ये लड़ा गया बंगाल के शासक महमूद खां के अगेंस्ट में। ये जानिए यहाँ पे थोड़ा सा कि बंगाल का शासक महमूद खां से लड़ने का जो स्थिति बना था वो बना था कि शेरशाह को चुनारगढ़ का किला प्राप्त हुआ था। जैसा कि आपको हम पिछली वीडियो में बताए थे, इन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार में विधवाओं से शादी करके बहुत ही कूटनीति का परिचय दिया था। तो उसी क्रम में इसको चुनार का किला मिला था और हुमायूं नहीं चाहता था कि चुनार के किले का अधिकार शेरशाह के पास रहे। 1531 ईस्वी में हुमायूं ने यहाँ पे अभियान भी किया था, लेकिन बहुत ही चतुराई से शेरशाह चुनार के किला को अपने पास ही रखा और अपनी शक्ति को बढ़ाते रहा। और जब ये मौका देखा कि हुमायूं कहीं अन्य जगह पर उनका ध्यान भटका हुआ है, कहीं फंसा हुआ है, तो ये पूर्व की तरफ रुख किया, बंगाल की तरफ, जहाँ की बहुत सारा, बंगाल आप जानते हैं कि बहुत धनी मानी क्षेत्र था, वहाँ पे आक्रमण किया महमूद खां के अगेंस्ट में और इसको हराया। और देख लीजिए यहाँ पे 13 लाख दिनार यहाँ से वसूला। तो इस प्रकार से शेरशाह सूरी का ये बहुत ही सफल अभियान था और यह जो युद्ध लड़ा गया ये सूरजगढ़ का युद्ध था। तो यहाँ तक आपको, हमको लगता है, बहुत आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगला जो शेरशाह सूरी का सामना हुआ, अगला जो युद्ध हुआ, स्वाभाविक बात था कि किसी भी हालत में जिन अफगानों को हरा करके मुग़ल सत्ता की स्थापना भारत में हुआ था, अगर कोई दूसरा अफगान इस प्रकार से अपनी शक्ति को बढ़ाए तो स्वाभाविक बात है सत्ता में संघर्ष होता। हुमायूं कभी नहीं चाहता था कि शेरशाह मजबूत स्थिति में हो, इसलिए शेरशाह के विरुद्ध यह अभियान करना तय किया हुमायूं। और इसी क्रम में वो बंगाल के तरफ गया और बंगाल से वापसी के क्रम में उसको यह युद्ध लड़ना पड़ा, जिसका नाम था चौसा का युद्ध। बहुत ही कूटनीति और साहसिक परिचय देते हुए शेरशाह ने हुमायूं को इस युद्ध में हरा दिया। और कैसे, अब देख लीजिए, ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1539 ईस्वी में। ठीक है, इसी युद्ध में जब हुमायूं को हराया शेरशाह के द्वारा, जब उनको हरा दिया गया, तो हुमायूं की इस युद्ध में जान भी जा सकती थी और संजोग से एक भिश्ती के सहारे हुमायूं अपनी जान को बचा सका। तो आप देख सकते हैं कि एक मुग़ल बादशाह जो इतनी बड़ी साम्राज्य का मालिक था, उसको एक वीर और एक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति ही इस प्रकार से युद्ध में हरा सकता था। वो व्यक्ति कौन था? तो शेरशाह था। शेरशाह ने उसको इस युद्ध में हराया और शेरशाह उपाधि जो लिया, यहीं पे उपाधि लिया, और शेरशाह का उपाधि। तो आप लोग से अगर पूछा जाए कि शेरशाह की उपाधि कब लिया, तो यह होगा चौसा का युद्ध में उन्होंने शेरशाह की उपाधि लिया। इसके पहले इसका क्या नाम था आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपने जीवनी पढ़ चुका है। ठीक है, तो शेरशाह सूरी शेरशाह की उपाधि चौसा के युद्ध के बाद लिया, हुमायूं को हराने के बाद। यहाँ पे इन्होंने अपने नाम का सिक्के भी चलवाया और खुतबे भी पढ़वाया। ठीक है मित्रों, तो ये आप दो युद्ध को देख लिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध निर्णायक साबित हुआ।
ये देखिए 1534, 1539 और ये 1540 में। तो ये युद्ध निर्णायक हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि हुमायूं जब चौसा का युद्ध हारा तो क्या आपको लगता है कि हुमायूं अपना बोरिया बिस्तर बांध करके फिर काबुल चला जाता? नहीं, निश्चित रूप से उसके मन में भी ये बात चल रहा होगा कि किसी न किसी तरह से जो है शेरशाह से सत्ता पुनः वापस लेना है, इसलिए इन्होंने अपने भाइयों को भी इकट्ठा किया। ठीक है, तो इसमें जो है इसके भाई हिंदाल और अस्करी भी सहयोग किया, लेकिन रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या मतलब हुआ? रिजल्ट में परिवर्तन नहीं होने का मतलब ये हुआ कि पुनः शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया। और इस बार जब हराया हुमायूं को शेरशाह ने, भारत में उसके लिए अब कोई जगह नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि हुमायूं को निर्वासन कब प्राप्त हुआ? तो बिलग्राम युद्ध के बाद हुआ। तो ये सब समझ स्थापित करना, ऑटोमेटिकली आपको प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा हुमायूं का निर्वासन किस युद्ध के द्वारा हुआ, तो ये हुआ बिलग्राम के युद्ध के बारे में। और यही युद्ध जो था निर्णायक साबित हुआ। किसके लिए? शेरशाह के लिए भी और हुमायूं के लिए। हुमायूं को बाहर जाना पड़ा और शेरशाह को गद्दी प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दूसरी बात हम लिखे हैं कि पुनः अफगान शासन का दिल्ली पर स्थापना हुआ। तो दिल्ली पर जो पहला अफगान शासक था, आप जानते हैं कि लोदी वंश था। लोदी वंश के बाद अगर दूसरी बार अफगानों ने जो कोई अगर दिल्ली पर शासन किया तो वो शेरशाह ने किया। इसीलिए यहाँ दो प्रकार का प्रश्न है कि अगर ये पूछा जाए कि द्वितीय अफगान वंश की स्थापना किसने किया है, तो शेरशाह होगा। और द्वितीय अफगान वंश कौन था? तो सूरवंश हुआ, क्योंकि ये सूरवंश की स्थापना किया। तो देखिए यहाँ पे दोनों बात का आंसर यहीं पे है कि द्वितीय अफगान वंश की स्थापना शेरशाह सूर ने किया। द्वितीय अफगान वंश कौन था? तो सूरवंश था। इसके पहले कौन वंश होगा? पहला अफगान वंश लोदी वंश था। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे मालवा पर आक्रमण। देखिए मालवा जो था ये गुजरात के अधीन रहता था। गुजरात का एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ करता था, सुल्तान हुआ करता था, जिसका नाम था बाज बहादुर शाह। ठीक है, तो ये बहादुर शाह की जब मृत्यु हुआ तो वहाँ का जो मालवा का जो सूबेदार था, जिसका नाम था मल्लू या कादिर खां, ये अपने आप को स्वतंत्र साबित कर लिया। और जब ये स्वतंत्र साबित कर लिया, और आप जानते हैं कि ये बाज बहादुर हुमायूं के शरणार्थी रहा है। अब वो एक शक्तिशाली शासक मर गया और एक सरदार जो है वहाँ अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। इसको जब शेरशाह ने कहा कि आप अधीनता स्वीकार करें, तो मल्लू खां ने अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लेकिन जब मालवा पर इन्होंने आक्रमण किया शेरशाह ने, तो उसको आत्मसमर्पण करना पड़ा। किसको? मल्लू खां को। यानी कादिर खां या मल्लू खां किसके सामने? शेरशाह के सामने आत्मसमर्पण किया। ठीक है, तो ये मालवा इस प्रकार से क्या हुआ, शेरशाह ने मालवा को भी जीत लिया। मालवा के जीतने के क्रम में ही, रास्ते में ही उन्होंने रणथंभौर को जीता, ग्वालियर जीता, मांडू जीता, उज्जैन जीता। आप देख लीजिए शेरशाह का जो समय है, बहुत ज़्यादा दिन तक ये शासन नहीं किया, इसका चला नहीं। मात्र 1540 अगर मान लें, ये बिलग्राम के युद्ध के बाद से, और 1545 कितना होता है? मात्र 5 साल। 5 साल में आप देख लीजिए साम्राज्य विस्तार में भी कोई कसर नहीं छोड़ा, लगातार वो साम्राज्य विस्तार भी किया है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि साम्राज्य विस्तार ही सिर्फ नहीं किया है, उन्होंने कल्याणकारी कार्य इतना किया है कि शायद इसकी तुलना मध्यकालीन कोई भी जो सुल्तान है उससे नहीं हो सकता है। इसीलिए इसको अकबर का पुरोगामी भी कहा जाता है। तो चलिए अभी देखते हैं। तो आप देख लीजिए बहुत जल्दी वो विस्तार की तरफ भी गया। 1543 ईस्वी में इन्होंने रायसीना पर विजय प्राप्त किया। रायसीना से प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं कि ये जो है रायसीना का जो विजय था, ये शेरशाह के लिए कलंक था। आप कैसे समझिएगा कि कलंक था? क्यों था कलंक? ये जो एरिया था रायसीना का, ये राजपूताना का एरिया था, और यहाँ का शासक जो था पूरनमल था। ये कहानी है 1543 ईस्वी का। पूरनमल के साथ जो है शेरशाह का बुरा संबंध नहीं था, अच्छा संबंध था। जब इसके साथ समझौता करने की बात आई तो दोनों मिलकर के सोचा कि बीच में क्या करेंगे, समझौता करेंगे। और समझौता के लिए जब पूरनमल जो है रेडी हुआ, तो छल से ही शेरशाह के सैनिकों ने पूरनमल के सैनिकों पर धावा बोला, और हम ये कहें कि विश्वासघात
विश्वासघात करके पूरनमल को हराया गया। इसीलिए एक कह सकते हैं कि विश्वास पात्र पूरनमल के विरुद्ध शेरशाह ने विश्वासघात किया था। इसीलिए शेरशाह के इतिहास का और शेरशाह के चरित्र का एक कलंक है रायसीना का विजय। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि चूंकि अचानक आक्रमण हुआ, निश्चित रूप से बड़ी सेना के सामने छोटी सेना को दिक्कतें होती है। पूरनमल की सेना हारा और यहाँ पे जौहर हुआ है, राजपूत स्त्रियों के द्वारा जौहर हुआ। तो यहाँ दो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है इस टॉपिक से कि रायसीना विजय में रायसीना का जो विजय था शेरशाह के लिए एक कलंक था, और दूसरा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेरशाह के किस विजय अभियान के समय जौहर हुआ, तो उसका आंसर होगा रायसीना विजय के समय जौहर हुआ था। ये भी याद रखिए इसके समय, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है कि रायसीना विजय के समय जो है शेरशाह के सामने कौन सा राजपूत शासक था, तो पूरनमल था। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है रायसीना। अब आइए मारवाड़ विजय। आप लोग जानते हैं मारवाड़ की राजधानी जोधपुर है। कहाँ पे है? जोधपुर है। ये अभियान 1543 में हुआ था। ये सब कंटिन्यूएशन में अभियान को अगर एक बार अच्छा से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी डेट। ठीक है, अब आप देख लिए 1544 ईस्वी में मारवाड़ पर अभियान किया। मारवाड़ का शासक कौन था? मालदेव था। बहुत ही प्रतापी शासक था राजपूताना का। इसके अधीन में कई शासक थे और निश्चित रूप से मालदेव के विरुद्ध भी कुछ शासक थे जो कि शेरशाह से मिले हुए थे, शेरशाह के शरण में थे। और मालदेव जो है एक प्रकार से यूं कहें कि हुमायूं का हितैषी था। मालदेव के पास जब दो ऑप्शन आया कि वो हुमायूं को चुने या शेरशाह को चुने, तो मालदेव ने हुमायूं को चुना था। ऐसा इसलिए कि मालदेव जानता था कि कभी न कभी हुमायूं का पुनः शासन भारत पर होगा। ठीक है, मालदेव के पास शेरशाह एक ऑप्शन दिया कि आप हुमायूं को दंडित करें। ठीक है, लेकिन मालदेव ने हुमायूं को क्षति ना पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध रहा। इसीलिए मालदेव का जो है शेरशाह के साथ सामना हुआ और ये भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध का नाम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है। मालदेव और शेरशाह के बीच जो युद्ध हुआ वो युद्ध कहलाया समेल का युद्ध या सुमेल का युद्ध या भल का युद्ध। ये तीनों एक ही नाम है, एकदम बिल्कुल याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्ध में अगर युद्ध के नाम को अगर देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध का नाम है। समेल, सुमेल या भल का युद्ध कहा जाता है इसको। कब हुआ? 1544 में हुआ। किसके बीच में हुआ? शेरशाह और मालदेव के बीच में हुआ। यहाँ पे ये युद्ध बहुत ही भयानक युद्ध था और यहाँ दो वीर योद्धा का नाम आता है। इस वीर योद्धा के बारे में भी जानना है कि देश के लिए और राजपूताना गर्व को महसूस कराने के लिए ये दो वीर अपनी जान की कुर्बानी दिया, जिसका नाम था जैता और कुपा। बहुत ही भयानक युद्ध लड़ा और बहुत ही वीरता का और शौर्य का प्रदर्शन किया ये दो वीर। तो ये दोनों वीर का नाम याद रखना है, जैता और कुपा। ठीक है, अलाउद्दीन के समय में भी जब युद्ध हुआ था तो वहाँ पे भी दो वीर का नाम बहुत ही श्रद्धा से लिया जाता है, इतिहास में अमर है वो दोनों का नाम, गोरा और बादल। ठीक है, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के समय का था, तो वहाँ पे भी याद रखिए उसको, और इसको भी याद रखिए, दो वीर था ये, जैता और कुपा। यहीं पे शेरशाह ने बोला था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं सारा साम्राज्य को खो देता। इतना भयानक युद्ध हुआ था, संजोग से शेरशाह जीत गया, अदरवाइज हो सकता था यहीं पे फंसा रह जाता वो मारवाड़ में ही, आगे का वो साम्राज्य विस्तार भी नहीं कर पाता। तो ये बहुत ही भयानक युद्ध था। ठीक है, तो इसमें यह याद रखना है सुमेल, समेल या भल का युद्ध था। ठीक है, जैता और कुपा को भी याद रखना है। नेक्स्ट, कालिंजर अभियान। यह शेरशाह का अंतिम अभियान था। जैसा कि आपको हम बताए 1540 ईस्वी में इसका शासन प्रारंभ होता है, विजय अभियान कंटिन्यू रहता है इसका। ठीक है, और उसी में एक अंतिम अभियान, ये खुद अभियान में भाग लिया था। यह अभियान हुआ था 1545 ईस्वी में। यह अंतिम अभियान था। किसके विरुद्ध में था? किरात सिंह के विरुद्ध में था। ठीक है, और चूंकि ये खुद अभियान में भाग लिया था, ये उक्का नामक तोप चला रहा था या प्रक्षेपास्त्र कह सकते हैं आप। उक्का नामक, ये याद रखना है, ये कभी कभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं किस कौन सा प्रक्षेपास्त्र चला रहा था, तो इसका नाम था उक्का। उक्का नामक प्रक्षेपास्त्र चला रहा था कौन? शेरशाह। और उसी का रिटर्निंग जो है बारूद उसके शरीर में लगा और
शेरशाह की मृत्यु कालिंजर अभियान में ही हो जाता है। तो इस प्रकार से अपने 5 साल के दरमियान में कई सारा साम्राज्य विस्तार का उन्होंने अभियान किया, जिसमें वो सभी में वो सफल रहा, और अंतिम अभियान जो है कालिंजर रहा, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। तो ठीक है, आज भर के लिए बस इतना सा ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका प्रशासनिक व्यवस्था और कल्याणकारी कार्यों के बारे में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।